कमेटी में सदस्य कोई एक विभाग या कोई एक प्रकार के कर्मचारी संगठन का नहीं बन सकता। जब सभी लोग संयुक्त रूप से मिलकर उसमें कमेटी में सदस्य बनेंगे तब सरकार की अनियमित कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं का निराकरण होगा। ईपीएफ कटौती जो है, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि इससे आउटसोर्सिंग का मार्ग खुलता है। देखिए, किसी भी प्राइवेट संस्था को जब आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका एजेंसी को दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको इसीलिए दिया जाता है कि उसके पास ईपीएफ ईएसआईसी का लाइसेंस होता है। ये अनिवार्य शर्तों में होती है। जब विभाग खुद सीधा वेतन दे सकता है, जब खुद ईपीएफ काट सकता है, तो वो ऐसे में एक ठेकेदार को हायर ही क्यों करेगा? वो काहे के लिए करोड़ों रुपए शासन का, छत्तीसगढ़ शासन का बर्बाद करेगा? लोगों के मन में भ्रम है कि आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका को क्या संभव है विभाग से वेतन का, और अगर विभाग से वेतन देंगे तो कौन सी श्रेणी का देंगे? कलेक्टर दर देंगे कि श्रमिक दर लागू होगा कि संविदा दर? तो आपको बता दूं, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका में 3 प्रकार के वेतनमान मिलते हैं। एक होता है जिनको संविदा के समकक्ष वेतनमान मिलता है, एक श्रमिक दर के समकक्ष वेतनमान मिलता है, कलेक्टर दर के। तो जो भी जिस भी प्रकार का आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका कर्मचारी होगा, यदि वह संबंधित विभाग उसको डायरेक्ट विभाग से वेतन देता है तो उस श्रेणी का उसको वेतनमान मिलेगा। सत्यम जी, एक पर्सनल सवाल आपसे रहेगा। हम लोग बाकी कर्मचारियों से भी मिलते हैं, संगठनों से मिलते हैं, उनका कहना है कि सत्यम शुक्ला हमेशा अनुनय विनय पर ही ध्यान देते हैं, धरना प्रदर्शन पे वो आते नहीं हैं, और कर्मचारियों की बात करते हैं पर सड़क की लड़ाई पर क्यों नहीं आते? तो इसका थोड़ा आप बताइए विस्तार, इसका कारण क्या है? देखिए, पहले आप विभाग से वेतन लेना प्रारंभ करेंगे, उसके बाद ही आप अपने लिए भविष्य में स्थायीकरण, नियमितीकरण या अन्य प्रकार की मांग रख सकते हैं। जब तक आप विभाग में डायरेक्ट वेतन नहीं लेंगे तो वैसी मांग करेंगे तो वो आप कहीं ना कहीं आपको सरकार बोल देगी आप हमारे सीधे कर्मचारी नहीं हैं, तो आपका दावा नहीं बनता है, और ऐसे में आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी। देखिए, चाहे आकस्मिकता निधि कार्यभारित हो, श्रम सम्मान हो या नियमितीकरण हो, मैं आपको बता दूं, ये नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध होते हैं। जो नियमित भर्ती के थ्रू आते हैं वो ही डायरेक्ट जो नियमितीकरण के पात्र होते हैं। इसके अलावा जो आकस्मिकता निधि कार्यभारित के भी पद है वो नियमित पद होते हैं। स्थापना के पद जो सीधी भर्ती वाले हैं, और ये आकस्मिकता निधि कार्यभारित भी नियमित पद होते हैं। यहाँ पर भी दावा नियमित सीधी भर्ती से आने वालों का, या फिर ऐसे कर्मचारी जिनको नियुक्ति पत्र देकर सक्षम अधिकारी के द्वारा रखा जाता है, जिनको कलेक्टर दर पे रखा जाता है, कलेक्टर दर का वेतनमान दिया जाता है, उन्हीं का आकस्मिकता निधि कार्यभारित में दावा बनता है। इसके साधुवाद है। वन विभाग के साथियों ने जबरदस्त संघर्ष किया, बहुत ज़बरदस्त संघर्ष किया। सिन्हा जी, राम कुमार सिन्हा जी डटे रहे, उनको इसके लिए साधुवाद है। और मैं यही आग्रह करूंगा, पहले अपने एक स्वार्थ की बात बोल दूं, कि राम कुमार सिन्हा जी भी जल्द से जल्द जाएं, विजय बघेल जी से मिले और अनियमित कमेटी में सदस्य बनाने की मांग जरूर करें। कमेटी में हम चाहे तो जितनी सूत्री मांग हो रख सकते हैं। अब आता हूं जवाब पे। देखिए, वर्ष बंधन का ऐसा है, वर्ष बंधन कोई भी सरकार राज्य की अपनी सुविधा से करती है। अब रही बात जो आप कह रहे थे कि भाई किसी एक विभाग का स्थायीकरण कभी नहीं होगा, या किसी एक विभाग का आकस्मिकता निधि कार्यभारित नहीं लागू हो सकता। यदि वह होगा तो 57 विभाग और 40 निगम मंडल आयोग में ही होगा। ये कथन मेरा नहीं है, ये कोई मैं द्वेष में नहीं कह रहा हूँ, या गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, या चिड़ में नहीं कह रहा हूँ। ये कानून है, नियम है। आप मंत्रालय में जा करके सूचना का अधिकार लगा के सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से, वरिष्ठ IAS से भी पूछ सकते हैं। जोहार संगवारी हो, अपन देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 10वां महीना यहाँ पे चल रहा है, प्रदेश सरकार बने हुए हैं, और लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आए दिन कभी धरने पर बैठ रहे हैं, कभी ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो इसी संबंध में आज हम खास कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर सत्यम शुक्ला जी से चर्चा में जुड़ेंगे, जो कर्मचारियों से काफ़ी जुड़े हुए हैं और लगातार उनके मुद्दे को उठाते रहते हैं। सबसे पहले सत्यम शुक्ला जी, आपका न्यूज़ 72 में स्वागत है। न्यूज़ 72 के जम्मो दर्शक मन, जो छत्तीसगढ़िया दर्शक मन, 3 जय जोहार है। और मोर 7,20,000 ST SC OBC जनरल कास्ट के जतका छत्तीसगढ़िया अनियमित कर्मचारी भाई बहनी मन है, तेन मन ला जय जय जोहार। सत्यम जी, बहुत से सवाल आए दिन हमारे पास भी आते रहते हैं, हमारे चैनल में कमेंट्स आते हैं, तो उसी संबंध में आज हम आप लोगों से सवाल पूछेंगे और उनका आप थोड़ा बताइएगा जवाब, और किस तरह का कर्मचारियों के बीच आप लगातार मांग उठा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों के बीच। सबसे पहला सवाल सत्यम जी मेरा यही है, अभी आप कुछ दिन पहले सांसद लोकसभा के और नेता भी हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, विजय बघेल जी से चर्चा में जुड़े। आप चर्चा में आपने अपने विभाग के मुद्दे के साथ साथ सभी संगठनों के मुद्दे को वहाँ पर चर्चा की, बातचीत की। कैसा रहा ये जो मिलना रहा उनसे, थोड़ा उसको विस्तार से बताइए। देखिए, हम विजय बघेल जी से मुलाकात करने गए थे। चतुर्थ श्रेणी जो नियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर भैया, उनके साथ में मैं गया था। ये पहल उनके समर्थन से ही सार्थक परिणाम भी निकला उसका। और मनीष ठाकुर भैया के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मनीष ठाकुर जी रेगुलर वाहन चालक संघ के नियमित भर्ती से आए हुए रेगुलर ड्राइवर हैं, परंतु वो पूर्व में
इसी प्रकार से डेली वेजेस में हमारे जैसे कर्मचारी रहे थे और इस बीच में वो नियमित रूप से जो भर्तियां निकलती थी उसमें आवेदन देते थे, उनका चयन उसमें हुआ, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के पीड़ा से बहुत जुड़ते हैं। इसलिए वो तुरंत जब हमारा संगठन दैनिक श्रमिक मोर्चा ने उनसे निवेदन किया तो वो हमारे प्रार्थना को स्वीकार की और हमको अपने साथ लेकर के गए। जब विजय बघेल जी से हमारी भेंट हुई तो एक छत्तीसगढ़िया सांसद, एक संवेदनशील सांसद की जो भूमिका होनी चाहिए उन्होंने तत्परता दिखाई। उन्हें हमने दैनिक श्रमिक मोर्चा की तरफ से अवगत कराया कि हम 18 अलग अलग प्रकार के कर्मचारी हैं और हम सब चाहते हैं कि एक सूत्री मांग हमारा यह है कि अनियमित कमेटी में हम सभी को स्थान मिले। यदि कमेटी में स्थान मिलेगा तो रैली, धरना, हड़ताल स्वमेव समाप्त हो जाएगा, कम से कम 4 साल तक, जब तक कि कमेटी का सकारात्मक परिणाम नहीं आ जाता। तो तत्काल विजय बघेल जी ने पत्र भी लिखा। अब चूँकि हम सामयिक दर के श्रमिक थे तो हम केवल चाहते तो अपने लिए ही संगठन में वहाँ सदस्य बनाने की मांग रखते, पर हमारी मजबूरी थी कि हमको 18 प्रकार और 57 विभाग और 40 निगम मंडल आयोग के जितने भी कर्मचारी अनियमित काम करते हैं उन सभी के लिए मांग रखनी पड़ी, क्योंकि कमेटी में सदस्य कोई एक विभाग या कोई एक प्रकार के कर्मचारी संगठन का नहीं बन सकता। जब सभी लोग संयुक्त रूप से मिलकर उसमें कमेटी में सदस्य बनेंगे तब सरकार की अनियमित कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं का निराकरण होगा। इसीलिए हम व्यवस्था में सभी संगठनों की मांग को वहाँ रख करके आए हैं और उनके द्वारा पत्र भी लिखा गया मुख्यमंत्री महोदय को तत्काल, जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त भी हो गया है। उसकी रिसीविंग कॉपी भी हमारे पास है। अब देखते हैं, हम सबको भगवान अभी माता रानी की, दुर्गा की कृपा से कितनी जल्दी हमारा ये समाधान होता है। ईपीएफ से जुड़ा भी एक सवाल है सत्यम जी, अभी कमेंट भी आया था, ईपीएफ कटौती से लाभ क्या होगा? क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग में आउटसोर्सिंग का खतरा बढ़ जाएगा इससे। ईपीएफ को लेकर क्या कहेंगे, जो कटौती से संबंधित जानकारी मिल रही है? देखिए, ईपीएफ कटौती को लेकर बहुत शानदार प्रश्न आप किए हैं। आपके दर्शकों का भी धन्यवाद है जो ऐसे सवाल पूछते हैं। ईपीएफ कटौती जो है, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि इससे आउटसोर्सिंग का मार्ग खुलता है। देखिए, किसी भी प्राइवेट संस्था को जब आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका एजेंसी को दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको इसीलिए दिया जाता है कि उसके पास ईपीएफ ईएसआईसी का लाइसेंस होता है। ये अनिवार्य शर्तों में होती है। जब विभाग खुद सीधा वेतन दे सकता है, जब खुद ईपीएफ काट सकता है, तो वो ऐसे में एक ठेकेदार को हायर ही क्यों करेगा? वो काहे के लिए करोड़ों रुपए शासन का, छत्तीसगढ़ शासन का बर्बाद करेगा? हमारे छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी एकमात्र ऐसा विभाग है जहाँ संविदा के कर्मचारी, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका और कलेक्टर दर के नियुक्ति पत्र धारक जो दैनिक वेतनभोगी होते हैं कर्मचारी नहीं है। पूरे 5,939 विधानसभा का लिखित जवाब है श्रमिक दर के श्रमिक है जो विभाग से सीधे वेतन लेते हैं। हम जैसे श्रमिकों को आकस्मिक श्रमिक भी कहा जाता है। दैनिक मासिक श्रमिकों के लिए ईपीएफ कटौती का आदेश 2016 को विवेक ढांड जी के द्वारा किया गया था। उस समय की रमन सरकार थी बीजेपी के, उनके द्वारा यह जारी किया गया था, जो लागू नहीं हो पाया था। आज उसी के जब उसकी शिकायत की गई और जो ईपीएफ कार्यालय से केस जीता गया, तब ये जो ईपीएफ का जो प्रक्रिया है वो पीडब्ल्यूडी में शुरू हुआ है। 59 डिवीज़नों में से एक डिवीज़न में ईपीएफ कटौती श्रमिकों का 12% अंशदान के साथ शुरू भी हो गया है। ये बहुत खुशी की बात है और बाकी 58 डिवीज़न में भी हो सकता है कि अभी इस इंटरव्यू के बाद 2-4 दिन के अंदर में हमारी बाकी कार्यपालन अभियंता कार्यालय से, संभागीय कार्यालय से ईपीएफ कटौती प्रारंभ भी हो जाए। और ईपीएफ कटौती का बिल्कुल भी ऐसा मायने ना निकाले कि इससे आउटसोर्सिंग बढ़ेगा, बल्कि ईपीएफ कटौती से हम जैसे जो दैनिक मासिक श्रमिक होते हैं, जिनके परिवार में कुछ भी या उनके साथ कुछ अनहोनी होती है, तो केवल 1 लाख रुपये का मुआवजा तय है शासन के द्वारा। पर ईपीएफ के दायरे में आने से और ईएसआईसी के दायरे में आने से वो पूरा परिवार सुरक्षित हो जाता है। तो ईपीएफ एक बहुत अच्छी योजना है और यह सभी आकस्मिक श्रमिक, 57 विभाग और 40 निगम मंडल आयोग के जो श्रमिक दर का वेतन सीधे विभाग से लेते हैं, उनका भी इसमें दावा बनता है। आप सब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी करिए। सत्यम जी, अभी आउटसोर्सिंग और ठेका प्लेसमेंट से रिलेटिव भी हमारे पास सवाल आ रहे थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर ठेकेदार के थ्रू पेमेंट दिया जाता है, विभाग से डायरेक्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर हम अकाउंट की बात करें, अगर आप लोग तो विश्लेषक हैं, कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर आए दिन चर्चा करते हैं और इसका हल भी निकालते हैं, इनके लिए क्या बताएंगे? अब आउटसोर्सिंग और ठेका प्लेसमेंट जितने भी कर्मचारी हैं, अगर उनको विभाग से डायरेक्ट पेमेंट मिले ताकि उनकी जॉब सिक्योरिटी बन जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, लोगों के मन में भ्रम है कि आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका को क्या संभव है विभाग से वेतन का, और अगर विभाग से वेतन देंगे तो कौन सी श्रेणी का देंगे? कलेक्टर दर देंगे कि श्रमिक दर लागू होगा कि संविदा दर? तो आपको बता दूं, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका में 3 प्रकार के वेतनमान मिलते हैं। एक होता है जिनको संविदा के समकक्ष वेतनमान मिलता है, एक श्रमिक दर के समकक्ष वेतनमान मिलता है, कलेक्टर दर के। तो जो भी जिस भी प्रकार का आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका कर्मचारी होगा, यदि वह संबंधित विभाग उसको डायरेक्ट विभाग से वेतन देता है तो उस श्रेणी का उसको वेतनमान मिलेगा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जल संसाधन विभाग आप सभी जानते हैं, 2018 में
जब बीजेपी की सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे तो उन्होंने जल संसाधन विभाग के जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे उन्हें ही प्राथमिकता देते हुए श्रम आयुक्त दर के श्रमिक का वेतनमान विभाग से सीधा प्रारंभ करवा दिया था। उसके क्या नोटशीट थे, क्या दिशा निर्देश थे, वे जल संसाधन विभाग में तत्कालीन 2018 की अवधि का आप सूचना के अधिकार से प्राप्त कर सकते हैं। यह माननीय बृजमोहन अग्रवाल जब सांसद बन गए, उनका बंगला शंकर नगर में, वहाँ जाकर भी उनसे आग्रह कर सकते हैं। वैसे ही जो मानदेय अतिथि शिक्षक होते हैं, पहले वो आउटसोर्सिंग के थ्रू बस्तर और सरगुजा में उनकी नियुक्ति की जाती थी, उनको संविदा के तर्ज पे वेतनमान मिलता है। तो वैसे लोगों को जो है उनको भी भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में सीधे विभाग से संविदा का वेतनमान प्रदान किया जाने लगा है। तो ये दो उदाहरण हैं। इससे बाकी जितने भी आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट टेक के कर्मचारी हैं, इन उदाहरणों को रख करके वे अपने विभागों में श्रम आयुक्त दर या संविदा दर का वेतनमान का मांग कर सकते हैं। देखिए, पहले आप विभाग से वेतन लेना प्रारंभ करेंगे, उसके बाद ही आप अपने लिए भविष्य में स्थायीकरण, नियमितीकरण या अन्य प्रकार की मांग रख सकते हैं। जब तक आप विभाग में डायरेक्ट वेतन नहीं लेंगे तो वैसी मांग करेंगे तो वो आप कहीं ना कहीं आपको सरकार बोल देगी आप हमारे सीधे कर्मचारी नहीं हैं, तो आपका दावा नहीं बनता है और ऐसे में आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी। तो पहले यही है आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के साथियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि विभाग से सीधे वेतन प्राप्त करने की मांग जो है एक सूत्री आप लोग रखिए। जैसे हमारा दैनिक श्रमिक मोर्चा एक सूत्री मांग स्थायीकरण कर रहा है, अन्य कोई मांग नहीं कर रहा है। लगातार हम देखते हैं कर्मचारी स्थायीकरण की बात करते हैं। स्थायीकरण ही क्या इसका हल है? अगर हम आकस्मिक कार्य भारत की बात करते हैं या नियमितीकरण की बात करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे आकस्मिकता निधि कार्यभारित हो, श्रम सम्मान हो या नियमितीकरण हो, मैं आपको बता दूं ये नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध होते हैं। जो नियमित भर्ती के थ्रू आते हैं वो ही डायरेक्ट जो नियमितीकरण के पात्र होते हैं। इसके अलावा जो आकस्मिकता निधि कार्यभारित के भी पद है वो नियमित पद होते हैं। स्थापना के पद जो सीधी भर्ती वाले हैं और ये आकस्मिकता निधि कार्यभारित भी नियमित पद होते हैं। यहाँ पर भी दावा नियमित सीधी भर्ती से आने वालों का या फिर ऐसे कर्मचारी जिनको नियुक्ति पत्र देकर सक्षम अधिकारी के द्वारा रखा जाता है, जिनको कलेक्टर दर पे रखा जाता है, कलेक्टर दर का वेतनमान दिया जाता है, उन्हीं का आकस्मिकता निधि कार्यभारित में दावा बनता है। इसका उदाहरण है आदिम जाति कल्याण छात्रावास जो विभाग होता है, वहाँ पर अक्सर नियुक्ति पत्र देकर कलेक्टर दर के थ्रू छात्रावासों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की जाती है और स्वयं वो लोग 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल में नियमितीकरण हो जाते हैं। एक उदाहरण और दूंगा, अंबिकापुर में अभी एक हत्याकांड हुई थी लकड़ा जी की, उनकी जो पत्नी है उनको भी जो स्वास्थ्य मंत्री जी है छात्रावास में कलेक्टर दर के कर्मचारी की नियुक्ति उनको दिलाए हैं। क्यों दिलाए हैं? क्योंकि वो नियुक्ति पत्र मिलकर कलेक्टर दर की कर्मचारी बन गई है। 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल में जैसे विभाग को आवश्यकता होगी वह उन्हें नियमितीकरण कर देगा। तो आकस्मिकता निधि कार्यभारित में यदि हम ऐसा सोचते कि बिना नियुक्ति पत्र वाले श्रम आयुक्त दर के पूर्णकालिक श्रम आयुक्त दर का जो वेतन पाते हैं, विभाग से सीधे वेतन लेते हैं, यदि वैसे कर्मचारियों का दावा बनता है तो यह असत्य और झूठी बात है। जो ऐसा बताता है आपको वह भी एक असत्य कह रहा है। आप किसी भी वकील से, किसी भी समान प्रशासन विभाग के किसी भी सक्षम अधिकारी से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। रही बात स्थायीकरण की मांग करने की, तो स्थायीकरण की एक सूत्री मांग हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्थायीकरण क्या है? स्थायीकरण उमा देवी प्रकरण या रामचंद्र नेगी के जो संविदा वाले प्रकरण है उससे संबंधित नहीं है। यह स्थायीकरण जो होता है वह श्रम आयुक्त दर यानी ये औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें विभाग या फिर संस्था ये मानती है कि जनवरी से दिसंबर के बीच 365 दिन में यदि किसी भी 240 दिन आप कार्य पे कार्यरत रहे हैं तो आपको संबंधित विभाग या जो भी प्राइवेट संस्था है वहाँ नियमितीकरण की, स्थायीकरण की पात्रता होती है। तो हम औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार से स्थायीकरण की एक सूत्री मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में यह बेहद शानदार तरीके से लागू किया गया और आज वो सफलतापूर्वक चल भी रहा है। उसमें कोई भी इवन उसके स्थायीकरण के विरोध में भी कई लोग कोर्ट गए थे, जबलपुर हाईकोर्ट में, वहाँ मामला खारिज हो गया। वहाँ पर सीधा बोला कि भाई बिना नियुक्ति पत्र वालों को, जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा बिना नियुक्ति पत्र वालों को नियमितीकरण या आकस्मिक निधि कार्यभारित के पद में मर्ज नहीं किया जा सकता। स्थायीकरण ही उनके लिए उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ मांग है और स्थायीकरण के बाद संविलियन भविष्य में हम मांग सकते हैं। सत्यम जी, अभी वन विभाग के कर्मचारी भी लंबे समय तक 40 दिन के ऊपर धरने पर बैठे थे और हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से जब हमने वीडियो डाला था उनका, तो बहुत से सवाल भी थे। तो हम एक वन विभाग से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछेंगे कि वर्ष बंधन का कितना फ़र्क पड़ेगा और वन विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण और आकस्मिकता निधि कार्यभारित में 2 महीने बाद हो जाएगा, तो दैनिक श्रमिक मोर्चा की क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर? देखिए, साधुवाद है, वन विभाग के साथियों ने ज़बरदस्त संघर्ष किया, बहुत ज़बरदस्त संघर्ष किया। सिन्हा जी, राम कुमार सिन्हा जी डटे रहे, उनको इसके लिए साधुवाद है। और मैं यही आग्रह करूंगा, पहले अपने एक स्वार्थ की बात बोल दूं कि राम कुमार सिन्हा जी भी जल्द से जल्द जाएं, विजय बघेल जी से मिले और अनियमित कमेटी में सदस्य बनाने की मांग जरूर करें। कमेटी में हम चाहे तो जितनी सूत्री मांग हो रख सकते हैं। अब आता हूं जवाब पे। देखिए, वर्ष बंधन का ऐसा है, वर्ष बंधन
कोई भी सरकार राज्य की अपनी सुविधा से करती है। जैसे छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षा कर्मियों के लिए 8 वर्ष का वर्षबंधन 2018 के जुलाई में तय किया। 6 महीने बाद फरवरी 2019 में भूपेश बघेल जी ने उसे 2 वर्ष कर दिया शिथिल करके। राजस्थान में जो वर्षबंधन था अशोक गहलोत की सरकार ने 5 साल का बनाया था, जिसे वर्तमान की भजन लाल सरकार ने 23 में अशोक गहलोत जी ने बनाया था, उसको संशोधित करते हुए 24 में अपने कार्यकाल में उसको 2 वर्ष में कर दिया। वैसे ही जो स्थायीकरण योजना पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश ने औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत लागू किया अपने यहाँ, उसमें पहले वो 10 वर्ष का वर्षबंधन बनाया था। वहीं 23 में जब संविदा कर्मचारियों के लिए स्थायीकरण योजना लाया तो उसे वो 5 वर्ष के वर्षबंधन में बदल दिया। वर्षबंधन का संबंध केवल और केवल बजट पे रहता है। बजट या वित्तीय स्थिति के लिए ही वह निर्भर करता है। यदि सरकार के पास बजट नहीं बढ़ेगा, यदि हम कोई ऐसी मांग रखते हैं कि भाई जैसे काल्पनिक वेतन मांग का दैनिक श्रमिक मोर्चा मांग करता है, जिसमें वर्तमान में जो श्रम सम्मान या जो भी वेतन हमें मिल रहा है उसके संयुक्त के साथ हमें जो है स्थायीकरण कर दिया जाए, तो इसमें सरकार को तत्काल कोई आर्थिक बोझ नहीं आएगा। भविष्य में 6 महीने बाद जो डीए और इत्यादि बोझ आती है केवल वही आएगा, तो सरकार हो सकता है कि बिना कोई वर्षबंधन के भी स्थायीकरण कर सकती है। तो ये केवल वित्तीय भार पे वर्षबंधन निर्भर करता है। तो इसलिए वर्षबंधन पे ज़्यादा आप परेशान ना हो। और याद रखिए, यदि कोई सोचता है कि भाई 10 साल वालों का होगा तो फिर 9.5 साल वालों का क्या होगा या 8 साल वाले, तो वैसे में जो भी श्रमिक दर का श्रमिक है, पूर्णकालिक श्रमिक है, वह कोर्ट जाके स्टे ला सकता है। तो इसमें कोई डर या भयभीत होने वाली बात नहीं है। अब रही बात जो आप कह रहे थे कि भाई किसी एक विभाग का स्थायीकरण कभी नहीं होगा या किसी एक विभाग का आकस्मिकता निधि कार्यभारित नहीं लागू हो सकता। यदि वह होगा तो 57 विभाग और 40 निगम मंडल आयोग में ही होगा। ये कथन मेरा नहीं है, ये कोई मैं द्वेष में नहीं कह रहा हूँ या गुस्से में नहीं कह रहा हूँ या चिड़ में नहीं कह रहा हूँ। ये कानून है, नियम है। आप मंत्रालय में जा करके सूचना का अधिकार लगा के सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से, वरिष्ठ IAS से भी पूछ सकते हैं। यदि कोई भी चीज़ लागू होगी, चाहे वो स्थायीकरण हो चाहे आकस्मिकता निधि हो, वह सभी विभागों के लिए होगी, अन्यथा उस पर स्टे लग जाएगा। ये संभव ही नहीं है कि किसी एक विभाग को इसका लाभ मिले। सत्यम जी, एक पर्सनल सवाल आपसे रहेगा। हम लोग बाकी कर्मचारियों से भी मिलते हैं, संगठनों से मिलते हैं, पर आपको लेके उनकी विचारधारा काफ़ी अलग रहती है। उनका कहना है कि सत्यम शुक्ला जी हमेशा अनुनय विनय पर ही ध्यान देते हैं, धरना प्रदर्शन पे वो आते नहीं हैं, और कर्मचारियों की बात करते हैं पर सड़क की लड़ाई पर क्यों नहीं आते। तो इसका थोड़ा आप बताइए विस्तार, इसका कारण क्या है? देखिए, महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं। जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई तो महात्मा गांधी जो है अहिंसात्मक रूप से लड़ते थे, पर क्रांतिकारी भी तो लड़े हैं। ऐसा तो नहीं कि देश एक तरफा आज़ाद हुआ, पर उनका जो है वो गर्म दल नरम दल वाली बात है। तो वैसे ही आप ये मान के चलिए कि जो हमारा संगठन है दैनिक श्रमिक मोर्चा का, और व्यक्तिगत मुझे भी, तो मैं अहिंसात्मक आंदोलन पर विश्वास रखता हूँ। देखिए, 26 साल में मैं किसी को ऐसा नीचा नहीं दिखा रहा हूँ या तुलना नहीं कर रहा हूँ। 1998 से 2024 26 वर्ष में कम से कम 2600 बार धरना प्रदर्शन हुए होंगे। अब आप खुद समीक्षा कीजिए, जो इस धरना रैली हड़ताल में गए हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए और जो नेतृत्व किए हैं और जो आमंत्रित किए हैं, क्या 26 वर्ष में 26 चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं? नहीं हुई हैं। और आपको मैं उदाहरण दूंगा कि ये ऊपर वाले की, भगवान राजलोचन की कृपा है कि हम आवेदन दिए राज्यपाल महोदय को, हमारा टाइटल क्लियर हो गया। हमने विधानसभा क्वेश्चन में लगाया तो हमारा टाइटल क्लियर हो गया। हमारी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग में पिछले वर्ष पहुंच गई। हमने आवेदन दिया स्थायीकरण का, जो हम 22-23 से दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थायीकरण नहीं हुआ, पर 4000 सम्मान का रूप का लाभ मिलने लग गया। आज भी हम आवेदन निवेदन किए हैं, EPF की लड़ाई भी हम जीते हैं। आज सभी का UN क्रिएट हो गया, EPF का कोड क्रिएट हो गया। आज PWD बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लिया है, जबकि 2016 से वो चीज़ें थी। 2016 में जब MP में स्थायीकरण आया तो कोई भी संगठन, आज भी मैं चुनौती देता हूँ, 2018 के घोषणा पत्र में नहीं जुड़वाया। 2023 के चुनाव में भी किसी ने भी लिखित रूप से स्थायीकरण की मांग को घोषणा पत्र में जुड़वाने के लिए किसी भी दल को नहीं दिया। तो आप इसी से समझ जाइए, आप समझिए कि हड़ताल हर चीज़ का समाधान नहीं है भाई। हड़ताल करने का भी तुक होता है। आप ये बताइए, हड़ताल से कभी किसी को कुछ मिला है क्या? यदि आप बोलेंगे कि एकमात्र उदाहरण दे सकते हैं शिक्षा कर्मियों का, जो 2018 में थे, तो शिक्षा कर्मियों को हड़ताल से क्यों मिला, काहे मिला, किन परिस्थितियों में मिला, इसको आप अध्ययन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें हड़ताल बस बात था कि बातचीत भी उसका एक माध्यम था। क्योंकि बातचीत करने उनका एक शिक्षा कर्मियों का एक संगठन पूरा रमन सिंह जी के पास गया, और बात जब बन गई तो हड़ताल वापस हो गया। तो बातचीत ही तो है आखिरी में। और आप कितने भी दिन का हड़ताल रैली करें, आप क्या करते हैं, अंत में ज्ञापन ही तो देते हैं। तो भाई, यदि इतना अच्छा अवसर है, आज छत्तीसगढ़ सरकार पूरे भारत देश में एकमात्र ऐसी सरकार है जो अनियमित लोगों को कमेटी में सदस्य बनाने की बात करती है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा अवसर है। यदि हम कमेटी में चले जाते 18 प्रकार, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी मांग उचित है, अनुचित है, कौन सा मध्य मार्ग निकालना है, क्या समाधान हो सकता है। तो मैं सभी जो भी इसको देख रहे हैं, सभी कर्मचारी साथियों से अनुरोध करूँगा कि आप किसी भी संगठन से यदि जुड़े हैं तो अपने कर्मचारी नेताओं को बोले कि वे जा के बार ज्ञापन दें और कमेटी में सदस्य बनाने की मांग को जरूर करें। ये थे हमारे साथ सत्यम शुक्ला जी, सभी सवालों का जवाब दिया और हमारे जितने भी ऑडियंस थे जो कर्मचारी हैं और अन्य विभागों से भी जुड़े हैं, उन सभी सवालों का उन्होंने बहुत ही अच्छे से विस्तार किया और बताया। तो हम फिर किसी विषय को लेकर सत्यम शुक्ला जी से चर्चा में जुड़ेंगे। सत्यम जी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं मोर जम्मू छत्तीसगढ़िया जो ST SC OBC जनरल कास्ट के निमित्त कर्मचारी मन है, एक अलावा भी अन्य दर्शक मन भी है, कर्मचारी मन के अलावा न्यूज़ 72 के जम्मू जन से मैं एक अनुरोध करूँ कि ऐसा चैनल, यूट्यूब के चैनल जो निस्वार्थ हमर मन के पीड़ा ला, हमर जो मांग है तिन ला आप मन के बीच में लाथे, सरकार एकर मन के चैनल ला वॉच करते, LIV पूरा देखते, तो आप सबके एक नैतिक दायित्व बनते कि भाई ये मन हमर परिवार के आर्थिक सुरक्षा बर का हमन मदद करते। तो हमरो मन के दायित्व है कि ऐसा चैनल ला ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके, कमेंट करके हम एला जितना ज़्यादा व्यू बढ़ावो, यूट्यूब से ऐसा चैनल मन ला विज्ञापन मिलते और आर्थिक सुरक्षा मिलते। तो जिन हमर परिवार के आर्थिक सुरक्षा की चिंता करते तो हमार दायित्व कर्तव्य बनते। यदि आप देखा तो वीडियो ला पूरा अंतिम तक, तो एला लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कराओ, एक व्यू ला बढ़ाओ, कमेंट कराओ और ये चैनल के व्यू ला बहुत ज़्यादा बढ़ाओ ताकि ये विज्ञापन मिले और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी आपका भी। तो फिर किसी विषय को लेकर हम सत्यम शुक्ला जी से चर्चा में जुड़ेंगे। आप लोग देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं हूँ सौरभ नायक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।